हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन मस्ती में बाय एजे सर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। सर दोस्तों, हम लोग जैसा कि शेल के बारे में बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ शेल के भाग फर्स्ट हम लोगों ने देखा था शेल वॉल, कोशिका झिल्ली। फिर हम लोग देखे थे सेल मेम्ब्रेन। थर्ड हम लोग का क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस, केंद्रक। हम लोग केंद्रक के बारे में आज पूरा डिटेल जानेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोग का जो क्लास हुआ था दोस्तों, उसमें डायग्राम हम लोग बना के छोड़ दिए थे, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियस में कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, इसमें भी होते हैं भाग। आइए दोस्तों देखते हैं। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। न्यूक्लियस जो है 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट थे जिनका था नाम रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको सर्च किया था। जब इन्होंने सर्च किया तो उसमें इसका साइज इनको कैसा मिला? अगर हम लोग साइज की बात करें, इनको साइज राउंड यानी कि गोल आकार मिला, एक गोल आकार मिला। सेकंड क्या मिला? एग। जैसे कि दोस्तों आप लोग भली बात अंडे से परिचित होंगे, तो दूसरा इनको एग मिला। इसमें इनको कुछ गाढ़ा पदार्थ भी मिला था, लिक्विड मिला था। फिर जब इनको ये सारी चीजें मिल गई तो इन्होंने कहा कि इसमें और कुछ चीजें हैं, तो इनको 4 चीजें और मिली, 4 टाइप का इनको मिला। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। इन्होंने जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस फिर जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हम लोग का क्या है? यही न्यूक्लियस है दोस्तों। ये टोटल यही पार्ट है, यही वाला हम लोग का न्यूक्लियस है, जो हम लोग उस दिन डायग्राम बनाए थे, यही वाला। अभी कैसे इसका फंक्शन कैसे काम करता है, आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, इसमें कौन कौन सा भाग है। फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, यही जो हम लोग का टोटल पार्ट है, सब मिला के पूरा जितना डायग्राम पूरा बना, जितना बड़ा दोस्तों, ये हम लोग का केंद्रक है। हम लोग इसी पे काम करना है। तो जब हम लोग का न्यूक्लियस पूरा इतना ही सब मिला के केंद्रक है, तो फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। जब इनको केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली मिली, तो यह हिस्टोन प्रोटीन की बनी थी, बट यह प्लाज्मा झिल्ली की तरह दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इट इज मेड बाय हिस्टोन लाइपो
इट इज मेड बाय लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन जो पतली पतली सी, यही झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लेकिन एक या यह दोहरी जो प्लाज्मा झिल्ली होती थी, हम लोग पढ़े थे पिछले सेल में, उसी की तरह होती है, लेकिन दोहरी झिल्ली होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अभाव होता है, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई ही नहीं जाती हैं। इसका काम क्या है? जो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई झिल्ली है, ये क्यों है? तो इसका काम है, जो हम लोग बैक्टीरिया, जिसे शरीर में जो हम लोग का बैक्टीरिया जो बाहर से अंदर जाने वाले, अंदर से बाहर आने वाले कवचों से सुरक्षा करता है। इन रेगुलेट मूवमेंट, दोस्तों छोटा पढ़ रहा है, फिर हम लोग देखेंगे अगली क्लास तक बोर्ड आ जाएगा। इन रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल outer part to inner part, outer part to inner part, and inner part to outer part। मेरे कहने का सेंस ये है दोस्तों कि जैसे किसी चीज को, जैसे हम लोग को रहने के लिए घर की नीड होती है, हम लोग बारिश सब चीज से बचाता है, तो हम जो कोशिका होती है, कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला पाया जाता है। इसी जो हम लोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन सारी चीजों से बचाता है। फिर इसमें जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है, या इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अभाव होता है या होती ही नहीं है। आई होप इतना को समझ आ गया होगा। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे दोस्तों, सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म। या न्यूक्लियर शेल, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य क्या है दोस्तों? आइए हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोसेल या केंद्रक द्रव्य। हम लोग केंद्रक द्रव्य की बात करें तो केंद्रक द्रव्य हम लोग के यही है, ये वाला पोर्शन। तो केंद्रक द्रव्य एक मैट्रिक्स की तरह बना होता है, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य, केंद्रक जूस या कैरियोटिक लिम्फ भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियर जूस या कैरियोटिक लिम्फ। केंद्रक द्रव्य
केंद्रक, जूस या कैरियोटिक लिंब, कैरियोटिक लिंब। इसको तीन चार नामों से देखा जाता है दोस्तों। यह जो है, यही तो हम लोग का जूस है, यही केंद्रक द्रव्य है। तो इसके चारों ओर अभी हम लोग जैसा पढ़े हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें मैट्रिक्स, अकेंद्रक, मैट्रिक्स जो अभी मैंने आपको बताया है, मैट्रिक्स ऐसे बनता है, मैथ के आप लोग स्टूडेंट ऐसे जानते होंगे। मैट्रिक्स केंद्रक द्रव यानी केंद्रिका, इसमें दो चीजें पाई ही जाती हैं। इसके अतिरिक्त एंजाइम, मिनरल, आरएनए, प्रोटीन, ये तो दो चीजें पाई जाती हैं। केंद्रिका, मैट्रिक्स, दो चीजें तो पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो है, इस पॉलीभाग में ये वाला आपका जो है, इस आप डायग्राम को अपने दिमाग में रखिए, फिर सारा चीज बैठता चला जाएगा दोस्तों। इसमें क्या क्या पाया जाता है एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। इसमें एंजाइम, मिनरल, आरएनए एंड प्रोटीन भी पाया जाता है। यह बनी किसकी होती है? यह न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। इट इज मेड बाय न्यूक्लियोप्रोटीन। यह न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या क्या पढ़ लिया। ये आउटर पार्ट, ये देखिए जो है, ये बाहरी भाग मैं लिखा हूं यहाँ पे, बाहरी भाग लिखा हूं, राइजोसोम था, ठीक है। ये भी राइजोसोम है, ये वाला पार्ट, ये भी राइजोसोम है, ये भी राइजोसोम है। जितना भी बाहर का पार्ट है राइबोसोम थे, अंदर वाला पार्ट, इनर पार्ट मेम्ब्रेन है। आई होप हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, झिल्ली लगी हुई थी उसको पढ़ लिया, फिर केंद्रक द्रव पढ़ लिया। अब थर्ड हम लोग देखेंगे दोस्तों, थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड हम लोग देखते हैं थर्ड हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो तीसरा है न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका। दोस्तों एक होता केंद्रक, यह है केंद्रिका। है क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग दोनों के बारे में अंतर समझेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, केंद्रक को केंद्रिका समझ बैठते हैं, कहीं दूसरा आंसर मार के आ जाते हैं, केंद्रिका को केंद्रक समझ बैठते हैं। दोनों में हम लोग आज इसको डिफाइन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रिका। आज इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर भूले नहीं कभी। इस तरह हम लोग देखते हैं केंद्रक, जो पूरा डायग्राम बना है, ये वाला पार्ट पूरा डायग्राम बना है, ये क्या था, केंद्रक। केंद्रिका क्या है, केंद्रिका जो यही वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला
केंद्रिका ए वाला पार्ट है, यही वाला केंद्रिका, ये टोटल केंद्रिका है। किसके अंदर होता है? केंद्रिका जो है केंद्रक न्यूक्लियोलस के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता पाया जाता है। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफाइन हो गया होगा। केंद्रक क्या है? केंद्रिका, केंद्रिका जो है छोटा पार्ट है, केंद्रक उसका बड़ा है। एक तरह से देखा जाए तो फैमिली मेंबर, ये फैमिली मेंबर है बट गार्जियन कौन है? केंद्रक है। पूरा फैमिली को देखने वाला कौन है? केंद्रक, न्यूक्लियस है। बस इसका छोटा से एक फैमिली मेंबर कौन है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें केंद्रिका। केंद्रिका था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फॉन्टेन। फॉन्टेन जी ने 1781 में फॉन्टेन जी क्या किए? 1781 में इस पे केंद्रिका पे खोज शुरू कर दिए। खोज तो इन्होंने कर ली लेकिन नाम नहीं दे पाए। तो जब इन्होंने नाम नहीं बता पाया इसको, तो सेकंड साइंटिस्ट एक आए जिनका नाम है बोमेन। क्या नाम है दोस्तों? बोमेन जी ने 1814 में इन्होंने न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका नाम दिए। इन्होंने भी सर्च कर रहे थे। जब ये सर्च करते, जो फॉन्टेन जी ने सर्च किया था, सर्च तो सही किया था लेकिन नाम उन्होंने नहीं डिसाइड कर पाए थे। जब उन्होंने नाम नहीं डिसाइड कर पाए तो सेकंड साइंटिस्ट कौन आए थे? बोमेन जी 1840 में इसका नाम क्या दिए? न्यूक्लियोलस इन्होंने नाम दिया। न्यूक्लियोलस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्रिका। इन्होंने केंद्रिका नाम दिया। किस ईयर में दिया? 1840 में। कौन साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे? फॉन्टेन जी ने कब सर्च कर रहे थे? 1781 में। आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे फिर क्या हुआ। दोस्तों जब इन्होंने नाम दे दिया, नाम तो दे ही दिया, फिर क्या बताया इन्होंने? अच्छा दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, नाम काम तो एक ही है फॉन्टेन जी, लेकिन नाम हो रहा है किनका? बोमेन का। क्यों हो रहा है? क्योंकि बोमेन जी ने नाम दिया था। जो नाम देने वाला होता वही पेटेंट होता, उसी को माना जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी स्टूडेंट होगा आप लोगों के साथ में, तो कुछ करके चला गया, हल्का सा मिस कर दिया, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहा था। लास्ट में उन्होंने आंसर 2 की जगह 5 कर दिया। आपने थोड़ा सा देखा, कहा अरे नहीं यहाँ पे 5 होगा, तो आपका नाम होता अरे आपने क्वेश्चन लगाया है। सेम वही कंडीशन इनके साथ हो रही थी। तो जब इन्होंने न्यूक्लियोलस नाम दे दिया दोस्तों, नाम देने के बाद इन्होंने कहा कि केंद्रक, एक केंद्रक है, एक न्यूक्लियस के अंदर 1 या 2, 1 या 2 केंद्रिका पाई जाती है। इसमें क्या होता है? 1 या 2 केंद्रिका पाई जाती है। अच्छा, ये भी मान लिया गया। चलिए फिर जब ये बात कहे थे, इसको भी मान लिए, फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं जो न्यूक्लियोप्लाज कोशिका द्रव्य था, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोलस के बीच में कोई भी मेम्ब्रेन, झिल्ली नहीं पाई जाती है। यानी कि कहने का सेंस है उसमें झिल्ली का अभाव होता है। जब झिल्ली का अभाव होता है तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज और न्यूक्लियोलस आपस में डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट
अच्छा, ये चीज, चलिए ये चीज भी क्लियर हो गया। अब फिर कह रहे हैं, फिर इन्होंने बताया कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई ही नहीं जाती हैं। अगर पाई भी जाती हैं तो जब इनका कोशिका विभाजन होता है तो खत्म हो जाती है। फिर इनको भी मान लिया गया। फिर कह रहे हैं बोमिन जी, फिर बताएं कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, केंद्रिका के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं? फर्स्ट, नंबर 1 प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्रोटीन कितना पाया जाता है? 85%। चलिए ठीक है, और क्या पाया जाता है? सेकेंड, आरएनए पाया जाता है। आरएनए कितना परसेंट पाया जाता है? 10%। थर्ड, डीएनए। डीएनए कितना परसेंट पाया जाता है? 5%। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। हम लोग आगे देखते हैं फोर्थ क्या है? क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन थ्रेड्स। अब वो किस तरह काम करता है उनको भी देख लेते हैं हम लोग। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे क्या डायग्राम है, इसके बाद न्यूक्लियोलस एंड हो जाएगा। फोर्थ हो गया क्रोमैटिन थर्ड, क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे एक धागे जैसी संरचना होती है, पतली पतली जैसी संरचना होती है। इन सारी संरचनाओं से स्ट्रक्चर, जो पतला हम लोग धागा देखते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेती है, परत बना लेती है एक दूसरे के ऊपर। बट होता क्या इसमें, इस तरह बना लेती होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन धागे से संरचनाएं जब बनाती हैं तो कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि एक जाल से संरचना बन जाती है, स्ट्रक्चर एक जाल जैसा बन जाता है। लेकिन एक जाल जो बनता है, इसमें एक जाल तो बन गया, इसमें जो भी धागे हैं एक दूसरे से कहीं कनेक्ट, सिराओं पे कनेक्ट नहीं होते हैं, सॉरी बीच में होते हैं, सिराओं पे कनेक्ट नहीं होते हैं। जब कनेक्ट नहीं होते हैं तो जब इनका कोशिका विभाजन, डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है, डिवीजन होता है, जब इनका कोशिका विभाजन के समय ये धागे फिर से अलग हो जाते हैं। जब ये धागे, ये वाला है, जब ये धागे अलग हो जाते हैं तो सिकुड़ करके मोटे हो जाते हैं, और जिन्हें हम क्रोमोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र, क्रोमोसोम गुणसूत्र। इनको हम गुणसूत्र नाम देते हैं। यही हम लोग का क्रोमोसोम है। देखिए दोस्तों, ये हेट्रोक्रोमिक होता है, ये वाला जो है एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोमिक होता है, ये एक इनर पार्ट का है, एक यहाँ पे इनर पार्ट का हो गया, ये वाला इनर पार्ट, ये देखिए कहाँ पे, ये देखिए, ये इनर पार्ट हो गया आपका, ये भी क्रोमैटिन धागे। एक आउटर पार्ट का क्रोमैटिन धागे, यहाँ पे देखिए आउटर पार्ट का लिखा हुआ क्रोमैटिन धागे। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रोमैटिन धागे होता है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रोमैटिन।
यह किसका, यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। आगे दोस्तों लिख देते, नीचे दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड आ जाएगा दोस्तों, बस 2 दिन की बात है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड प्लस बेस प्रोटीन, ये दोनों से मिलके न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है दोस्तों। न्यूक्लियो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन क्षार, यही प्रोटीन क्षार जो है किसका बना होता है, हिस्टोन का। यह हिस्टोन का बना होता है प्रोटीन। देखिए एक बार मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं दोस्तों, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम लोग एक क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, ये पूरा किसका डायग्राम है, केंद्रक का। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक की सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में सर्च किया था। उनको कैसा शेप मिला था, एक अंडे जैसा मिला था, एक राउंड गोल जैसा मिला था, उसमें एक द्रव भी मिला था रंगीन गाढ़ा। फिर इन्होंने जब इनके सर्च करने के बाद इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें फर्स्ट क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका कला बोलते हैं या कोशिका झिल्ली। सेकेंड क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप, केंद्रक द्रव। थर्ड इनको क्या मिला, न्यूक्लियोलस। फोर्थ क्रोमेटिन धागे। अब फर्स्ट इनको जो मिला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों यही होती है, ये वाला लेयर टोटल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। सेकेंड हम लोग क्या पढ़े थे, सेकेंड हम लोग देखे न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप। न्यूक्लियर शेप हम लोग कोशिका द्रव ये दोस्तों होता है, ये वाला कोशिका द्रव मिला था। यह किसका बना हुआ था, न्यूक्लियोप्रोटीन का। फर्स्ट वाला जो कोशिका केंद्रक झिल्ली बनी हुई थी, किसकी बनी थी, हिस्टोन लिपिड प्रोटीन की, सॉरी फास्फोप्रोटीन की बनी हुई थी। यह सेकेंड किसका बना था, न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई थी। इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये दो जो होता है इसके सीधे संपर्क में होता है, किससे, न्यूक्लियर से, केंद्रिका से सीधे संपर्क में होता है। इसके बीच में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, बट इसमें क्रोमैट्रिक्स केंद्रिका के अलावा एंजाइम, आरएनए, मिनरल, प्रोटीन भी पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी कि अगर पाई भी जाती है तो कोशिका विभाजन के समय नष्ट हो जाती है। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियोलस केंद्रिका सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फोंटेन जी 1781 में इन्होंने सर्च किया किस पे, एक जो न्यूक्लियस का पार्ट न्यूक्लियोलस, उस पे सर्च करना शुरू किया। तो जब सर्च तो कर लिया इन्होंने, लेकिन उसका नाम नहीं बता पाए। जब नाम नहीं बता पाए तो सेकंड साइंटिस्ट बोमिन जी थे, बोमिन जी ने 1840 में उनको नाम दिया। जो नाम देता है वही पेटेंट कहलाता है। पेटेंट देने वाले, नाम देने वालों को ही पेटेंट बोला जाता है। जब उनको ये चीज मिल गया
तो उन्होंने ये चीज मिलने के बाद उन्होंने बताया कि इसमें प्रोटीन 85%, RNA 10% एंड DNA 5% पाया जाता है। यह जो है कोशिका विभाजन, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन के समय नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। फोर्थ हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, क्रोमोसोम। थर्ड क्रोमैटिन धागे एक धागे जैसी उसका स्ट्रक्चर होती है, वह एक दूसरे से लेयर बना लेती है बट सिराओं से जुड़ती नहीं है। जब जुड़ती नहीं है, जब उनका फिर से डिवीजन होता है तो डिवीजन जैसे नेट जैसे जाल नहीं बोला जाता ना, जाल जैसी संरचनाएं बना लेती हैं। जब वो कोशिका विभाजन फिर उसका शुरू होता है, कोशिका विभाजन के समय वो संरचनाएं टूट जाती, अलग हो जाती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं बना लेती हैं, जिन्हें हम वो सिकड़ करके मोटी हो जाती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड प्लस बेस प्रोटीन मेड बाय हिस्टोन। बेस प्रोटीन जो है हिस्टोन का बना होता है। आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, ये मेम्ब्रेन झिल्ली हो गई, ये हम लोग का केंद्रिका हो गया, यह जो हम लोग का लिक्विड हो गया, जो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला हेट्रोक्रोमैटिन हो गया। जो एक केंद्रिका है न्यूक्लियर जो था, एक क्रोमैटिन धागे, देखिए इनर पार्ट में से ये वाला जो है, ये वाला इसके बीच का हो गया, और जो आउटर पार्ट क्रोमैटिन है, ये वाला हो गया। फिर देखिए ये जो इतना ये छोटा हुआ है, ये यूकैरियोटिक, यानी एक यूकैरियोटिक इसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है। ये जो है न्यूक्लियस होल, यानी कि केंद्रिका छिद्र ये होता है। आई होप इतना तो समझ में आप लोगों का आ गया होगा। अब तो कुछ पता नहीं इसमें दोस्तों। आई होप कि मैं न्यूक्लियर आप लोगों को अच्छी तरह समझा, तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पे डिस्कशन करेंगे क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक क्रोमोसोम। हम लोग गुणसूत्र पे बात करेंगे हम लोग कल दोस्तों। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए।